नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। भारत का संविधान, एक राष्ट्र का निर्माण, संविधान सभा के गठन की कहानी। नींव कप वाला पत्थर, संविधान सभा की मांग। 1934 संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने औपचारिक रूप से इस मांग को उठाया। 1940 ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। यह लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हुआ। निर्माण का ब्लूप्रिंट कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने वाली एक सभा के गठन की रूपरेखा तैयार करना था। इसके 3 सदस्य थे: पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तत्कालीन भारत का ढांचा एक जटिल कैनवास। कैबिनेट मिशन को इन 3 प्रकार की इकाइयों के लिए एक योजना बनानी थी। 11 ब्रिटिश प्रांत, जिसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। 4 चीफ कमिश्नरियां थी: अजमेर, मेरवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। लगभग 600 देशी रियासतें थी। सीटों का आवंटन जनसंख्या ही आधार। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आवंटित की गई। ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट, टोटल 389 सीट, देशी रियासत से 93 सीट और चीफ कमिश्नरी से 4 सीट। ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधित्व, सामुदायिक बंटवारा। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरों की 296 सीटों को 3 प्रमुख धार्मिक समूहों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया। कुल सीटें 296, 296। सामान्य जनरल को 213, मुस्लिम लीग को 79 और सिख को 4। सदस्यों का चयन, चुनाव और परामर्श। ब्रिटिश भारत 296 सदस्य। प्रक्रिया: प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव। मतदाता सीधे जनता नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। देशी रियासतें 93 सदस्य। प्रक्रिया: सदस्यों का चयन रियासतों के प्रमुख के साथ परामर्श के आधार पर किया जाना था, यानी मनोनयन करना था उन लोग का। जुलाई अगस्त 1946 चुनाव के परिणाम। संविधान सभा की 296 सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद दलीय स्थिति इस प्रकार थी: 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को, निर्दलीय को 8, अन्य छोटे दल को 4 और यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली। चुनाव केवल ब्रिटिश शासन के 296 सीटों के लिए हुए थे। एक दरार, मुस्लिम लीग का बहिष्कार। संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग। पाकिस्तान के लिए एक नई अलग संविधान की मांग। मुस्लिम लीग 73 सीट जिसके पास थे। भारत का विभाजन और सभा का पुनर्गठन। देश के विभाजन के बाद जो सदस्य पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुने गए थे, वे अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इनके परिणाम स्वरूप सभा का पुनर्गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 389 सदस्य, विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे। पुनर्गठित संविधान सभा की नई संरचना। विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य 389 से घटकर 299 हो गई। अब ब्रिटिश प्रांत से 226 सदस्य, चीफ कमिश्नर से 3 सदस्य और देशी रियासत से 70 सदस्य। नींव रखी जा चुकी थी। इस प्रकार कई चुनौतियों और देश के विभाजन के दर्द से गुजरने के बाद भारत की संप्रभु संविधान सभा ने अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त किया। यह वह सभा थी जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शक करता है। मूल योजना 389, विभाजन होकर 299, अंतिम स्वरूप। संविधान सभा संरचना के अनसुने तथ्य।
सत्ता के संतुलन, प्रमुख अनुपस्थितियों और अग्रणी महिलाओं की अनकही कहानियां। सभा की नींव, दो प्रमुख स्तंभ, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। भारत की संविधान सभा में दो मुख्य स्रोत से मिलकर बनी थी, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें। इन दोनों समूहों के बीच सीटों का वितरण सभा में शक्ति के प्रारंभिक संतुलन को परिभाषित करता था। ब्रिटिश भारत का पावर हाउस, संयुक्त प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों में संयुक्त प्रांत के पास सर्वाधिक 55 सीटें थी। इस विशाल प्रतिनिधित्व ने इसे संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना दिया। रियासतों का सबसे बड़ा दावेदार, हैदराबाद। देसी रियासतों में हैदराबाद को सबसे अधिक 16 सीटें आवंटित की गई थी। सैद्धांतिक रूप से यह रियासतों की सबसे प्रभावशाली आवाज होनी चाहिए थी। एक रियासत जिसने भाग नहीं लिया। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे। इनकी 16 सीटें खाली रही, जिसने रियासतों के प्रतिनिधित्व में एक महत्वपूर्ण शून्य पैदा कर दिया। तो सबसे बड़ी शामिल होने वाली रियासत कौन थी? मैसूर। हैदराबाद की अनुपस्थिति में मैसूर 7 सीटों के साथ संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देसी रियासत के रूप में उभरी। चौंकाने वाली अनुपस्थिति जो सभा का हिस्सा नहीं थे। भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जिसमें शामिल हैं महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित आवाज, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। विशाल सभा के भीतर कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केवल एक सदस्य द्वारा किया गया था। राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ से एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। 15 महिला सदस्य जिन्होंने राष्ट्र की नींव रखी। संविधान सभा में 15 प्रतिष्ठित महिला सदस्य शामिल थे। उनके योगदान ने भारत के संविधान को आकार देने और एक समतावादी समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा की महिला सदस्य, सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, अम्मू स्वामीनाथन, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई, दक्षियानी वेलायुधन, मेरी एस्किनी। एकमात्र मनोनीत महिला थी मेरी एस्किनी। पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय और लीला राय। भारत का संविधान, उत्पत्ति और मील के पत्थर। एक राष्ट्र के जन्म की कहानी। हम भारत के लोग, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता। एक विचार जिसने राष्ट्र की नीति लिखी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए। यही प्रस्ताव के बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जो आज भी हमारे गणतंत्र का सार है। 26 जनवरी का संकल्प, पूर्ण स्वराज से गणतंत्र तक। 26 जनवरी का तारीख कोई संयोग नहीं थी। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से इसी दिन 1950 में लागू किया गया और यह दिन गणतंत्र दिवस बन गया। संविधान सभा एक राष्ट्र के प्रतीकों का निर्माता। संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिन्होंने भारत की पहचान को आकार दिया। राष्ट्रमंडल सदस्यता 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। भारत के प्रथम नागरिक का चुनाव 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से
स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह दिन गणतंत्र के औपचारिक प्रमुख की स्थापना का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत के मनु के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की भूमिका सर्वोपरि थी। इनकी विशेषज्ञता, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम के कारण इन्हें भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अध्यक्ष के रूप में इन्होंने प्रारूप समिति का नेतृत्व किया, जिसने संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 141 बैठकें की, जो उनके गहन विचार विमर्श और समर्पण का प्रमाण है। 12 अधिवेशन, 141 बैठकें, एक संविधान का निर्माण। भारत का संविधान कुछ हफ्तों या महीनों में नहीं बना, यह वर्षों के गहन मंथन का परिणाम था। 12 अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए हुए अंतिम सत्र को मिलाकर संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। 141 प्रारूप समितियों को बैठक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान के हर पहलू पर चर्चा करने के लिए 141 बार बैठक की। दूरदर्शी विचार और समालोचना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोण और आलोचनात्मक स्वर भी शामिल थे, जो एक जीवंत बौद्धिक बहस को दर्शाते हैं। महात्मा गांधी के सुझाव। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आइवर जेनिस की आलोचनाएं। ब्रिटिश संविधानविद सर आइवर जेनिस ने टिप्पणी की, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। पर्दे के पीछे के नायक और नींव के पत्थर। इतिहास की बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर महत्वपूर्ण लेकिन अज्ञात तथ्य छिपे होते हैं। प्रेस की भूमिका। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के एक प्रमुख सदस्य उषा नाथ सेन थे, जो कार्रवाई की पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते थे। वैचारिक नींव। संविधान सभा के विचार को बल 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिला, जहां इसके अर्थ तथा महत्व की पहली बार विस्तार से व्याख्या की गई थी। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया। यह वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को समर्पित किया। हालांकि इस दिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित केवल 15 अनुच्छेद आर्टिकल तत्काल प्रभावी रूप से लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1950 इतिहास पर अंतिम हस्ताक्षर। गणतंत्र की स्थापना से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। इस दिन सदस्यों ने भारत के संविधान की 3 प्रतियां, 2 अंग्रेजी और 1 हिंदी में अपने हस्ताक्षर किए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से इसे महान दस्तावेज की कृति दी। 26 जनवरी 1950 भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत ब्रिटिश डोमिनियन से एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित हो गया। यह 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम की परिणति थी। इस दिन इस संकल्प की पूर्ति थी जो 1930 में देखा गया था। अंतरिम संसद का अस्त होना। संविधान सभा ने न केवल संविधान बनाया, बल्कि 1947 से 1952 तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। पहले आम चुनाव के बाद इस ऐतिहासिक निकाय को अस्तित्व 17 अप्रैल 1952 को औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, जिसने एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। मई 1952 पहली निर्वाचित संसद का उदय। 1951 में पहले आम चुनाव के बाद भारत की पहली निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के साथ यह भारत के पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जहां देश के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। एक जीवंत दस्तावेज, भारत के संविधान की विरासत। भारत का संविधान केवल एक कानून की किताब नहीं, यह एक जीवंत दस्तावेज है जो एक राष्ट्र की आकांक्षाओं को समाहित करता है। यह अतीत के संघर्षों का सम्मान करता है,
वर्तमान को निर्देशित करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग को रोशन करता है। एक राष्ट्र अपनी नियति स्वयं कैसे लिखता है? स्वतंत्र भारत के लिए उसका उत्तर एक ऐसे निकाय के निर्माण में निहित था जो करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं की एक कानूनी दस्तावेज में समाहित कर सके। यह कहानी है उस निकाय यानी भारत के संविधान के गठन की। एक विचार का जन्म 1934 में दोहरी मांग। स्वराज पार्टी की पहल मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग का प्रस्तुत किया। एम.एन. रॉय के दृष्टिकोण उसी वर्ष 1934 में मानवेंद्र नाथ राय एम.एन. रॉय ने भी स्वतंत्र रूप से भारत के संविधान सभा के गठन का विचार रखा। कांग्रेस के मुँह जब मांग आधिकारिक बनी। स्वराज पार्टी के मांग के एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को पूरी तरह अपना लिया। मई 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसने यह विचार स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया। केवल सभा नहीं बल्कि हर नागरिक की आवाज। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नहीं बल्कि सीधे भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। पहली आधिकारिक स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव के शर्त। अगस्त प्रस्ताव 1940। वर्षों के भारतीय दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से सैद्धांतिक तौर पे स्वीकार किया। यह एक पूर्व स्वीकृति नहीं थी, लेकिन यह पहली बार था जब सत्ता ने भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी। युद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य भारत का समर्थन प्राप्त करना और भविष्य के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करना था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भविष्य की रूपरेखा का एक अधूरा वादा। संविधान सभा का गठन। युद्ध की समाप्ति पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सदस्यों का चयन। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत का दर्जा। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों का अधिकार। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार न करे तो वो अपना अलग संघ और संविधान बना सकेगा और ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि कर सकेगा। स्वशासन की ओर से पहला कदम। अंतरिम सरकार का गठन। घोषणा 24 अगस्त 1946। कार्य ग्रहण 2 सितंबर 1946। वायसराय पदेनाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। इस सरकार में वायसराय कार्यप्रणाली परिषद का पदेनाध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष उपसभापति बनाया गया। यह प्रभावी रूप से सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत थी। सपना हुआ साकार। संविधान सभा की पहली बैठक। हिस्टोरिकल डे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी को सभा का प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अस्थायित्व की नींव। अस्थायी नेतृत्व का चयन। अस्थायी व्यवस्था के बाद भारतीय संविधान सभा ने अपनी अस्थायी पदाधिकारियों का चुनाव किया। यह सभा की कार्यप्रणाली को औपचारिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी को संविधान सभा का पहला अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। भारत की आत्मा का संकल्प। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव केवल एक मसौदा नहीं था, यह उन मार्गदर्शक सिद्धांतों और दर्शन का सार था जिन पर भारत के संविधान का निर्माण होना था। इसने स्वतंत्र भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। एक प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना बने। उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित सिद्धांतों और आदर्शों को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया।
आज भी यह प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा के रूप में कार्य करती है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वादों को प्रतिध्वनित करता ही है। एक राष्ट्र का लेखन यात्रा अभी शुरू हुई। संविधान सभा गठन और उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति एक लंबी और कठिन यात्रा का समापन था, लेकिन यह एक और भी बड़े मिशन की शुरुआत थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक संविधान लिखना नींव रखी जा चुकी थी। नींव का पहला पत्थर 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस ऐतिहासिक सत्र में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक में भाग नहीं लिया। सदन से सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने इस उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की। अस्थायी नेतृत्व की स्थापना 11 दिसंबर 1946 2 दिन बाद अपनी दूसरी बैठक में सभा ने अपनी अस्थायी नेतृत्व टीम का चुनाव किया, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगी। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव। राष्ट्र का वैचारिक नक्शा, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान क्या हासिल करेगा, इसकी आत्मा क्या होगी? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश करके इन सवालों का जवाब दिया। यह प्रस्ताव केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत के लिए मार्गदर्शक और सिद्धांत का एक समूह था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। गहन विचार विमर्श के बाद इसे सर्वसम्मत से पारित किया गया, जिसने संविधान निर्माण के लिए मंच तैयार किया। विशाल योजना के विशेषज्ञ समितियों की प्रणाली। संविधान का निर्माण एक विशाल कार्य था, जिसे विशेषज्ञताओं के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने की आवश्यकता थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान सभा ने एक व्यापक समिति प्रणाली स्थापित की। कुल 22 समितियां, 8 प्रमुख समितियां संविधान के प्रमुख पहलुओं को संभालना। संविधान सभा 14 उप समितियां विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत कार्य। प्रमुख समितियों के प्रधान शिल्पकार। प्रत्येक मुख्य समिति का नेतृत्व एक प्रमुख व्यक्ति करता था, जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और दृष्टि लाता था। जवाहरलाल नेहरू। संघ और राज्यों पर केंद्रित। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों और अधिकारों पर केंद्रित। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान सभा समिति। सभा के संचालन और संविधान के अंतिम प्रारूप को आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अन्य प्रमुख नेताओं को सौंपी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और संचालन, संचालन समिति और नियम प्रक्रिया समिति। भीमराव अंबेडकर। अंतिम प्रारूप का निर्माण 8 प्रारूप समितियां। इन सभी में से प्रारूप समिति के संविधान के पाठ को लिखने और अंतिम रूप देने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। निर्माण का मुख्य केंद्र प्रारूप समिति। इस महत्वपूर्ण समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका कार्य विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर संविधान को एक सुसंगत और विस्तृत मसौदा तैयार करना था। समिति में एक अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, जिन्हें इनकी कानूनी विशेषज्ञता और गहन संवैधानिक ज्ञान के लिए चुना गया था। BN राव द्वारा तैयार किया गया मसौदा। प्रारूप समिति ने शून्य से शुरुआत नहीं की। संविधान का पहला प्रारंभिक प्रारूप या मसौदा संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप मसौदा BN राव ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके और सभा के चर्चाओं को संकलित करके एक टेक्स्ट तैयार किया था। प्रारूप समिति द्वारा समीक्षा और शोधन। यह मसौदा प्रारूप समिति के आधार बना, जिसने फिर इस पर बहस की, इसे संशोधित किया और इसका विस्तार किया। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एक प्रख्यात विधिवेत्ता और समाज सुधारक जो समिति के मार्गदर्शक बल थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, एक अनुभवी प्रशासक और कानूनी विशेषज्ञ वकील थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक प्रतिष्ठित वकील जो अपनी गहन कानूनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। KM मुंशी, एक प्रमुख कांग्रेसी नेता और वकील थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, मुस्लिम लीग के एक सदस्य जो समिति में एक अलग दृष्टिकोण लेकर आए।
BL मित्तल स्वास्थ्य खराब होने का इस्तीफा दी, जिनकी जगह पर एन माधव राव को नया सदस्य बनाया गया। DP खेतान इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी कांग्रेसी ने इनकी जगह ली। एक राष्ट्र का निर्माण विचारों, श्रम और संकल्प की विरासत। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह सैकड़ों नेताओं के वर्षों के विचार विमर्श, बहस और अथक परिश्रम का परिणाम है। नींव के पहले पत्थर से लेकर प्रारूप समिति के अंतिम शब्द तक यह कहानी एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है, शिल्पकारों द्वारा भारत के लोगों के लिए। जनता की कसौटी पर संविधान का प्रारूप। संविधान सभा के प्रारूप समिति ने अपना मसौदा तैयार करके इसे राष्ट्र के समक्ष विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया। यह एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। फरवरी 1948 प्रारूप को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर जनता से खुले सुझाव आमंत्रित किए गए। अक्टूबर 1948 प्राप्त सुझाव के आधार पर आवश्यक संशोधन कर संशोधित प्रारूप को पुनः प्रकाशित किया गया और संविधान सभा के पटल पर रखा गया। बहस की महान प्रक्रिया। संविधान सभा में 3 वाचन। संविधान की अंतिम स्वरूप को स्वीकृति देने के लिए सभा ने एक विस्तृत और चरणबद्ध बहस प्रक्रिया अपनाई, जिसे 3 वाचन के रूप में जाना था। प्रथम वाचन प्रस्तुति, द्वितीय वाचन खंड दर खंड विमर्श, तृतीय वाचन अंतिम स्वीकृति। प्रथम वाचन अवधि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। उद्देश्य संविधान के प्रारूप को सभा में प्रस्तुत करना और सामान्य चर्चा। द्वितीय वाचन अवधि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। उद्देश्य संविधान का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण चरण, प्रत्येक खंड पर गहनता से विचार विमर्श और संशोधन। यह सबसे लंबी अवधि तक चला। अंतिम वाचन के बाद यह ऐतिहासिक क्षण आया जब स्वतंत्र भारत के संविधान को सभा द्वारा पारित और स्वीकृत घोषित किया गया। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अंतिम प्रारूप पर बहस और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव। ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949 संविधान को पारित और अंगीकृत घोषित किया गया। संविधान निर्माण के आंकड़ा एक विराट प्रयास। कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल बैठक 166। अनुमानित व्यय 64 लाख। राष्ट्र के हस्ताक्षर। अंतिम सभा का ऐतिहासिक दिन 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी दिन आयोजित की गई। उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और संविधान की 3 मूल प्रतियों में तैयार किया गया था, 2 अंग्रेजी में और 1 हिंदी में। पहला चरण तत्काल लागू हुए प्रावधान। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था और राष्ट्र के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए। कुल 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव में आए। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, संक्रमणीय अस्थायी उपबंध। इनमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 394 और 393 शामिल थे। क्यों 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक स्मृति? से संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि क्यों चुनी गई? इस दिन का चुनाव एक ऐतिहासिक कारण से किया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। संविधान के परे राष्ट्रीय प्रतीकों की स्वीकृति। संविधान निर्माण के साथ साथ सभा ने 9 स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण प्रतीकों को अपनाया। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी। राष्ट्रमंडल सदस्य मई 1949 में भारत की सदस्यता को स्वीकृति दी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को दोनों को मान्यता दी। गणतंत्र के प्रथम प्रहरी राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950। इसी ऐतिहासिक दिन संविधान सभा के सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। सभा दोहरी भूमिका। अंतिम संसद का कार्यभार। भारत की स्वतंत्रता लेकर प्रथम आम चुनाव 1952 होने तक संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा प्रथम बैठक 19 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतरिम संसद कार्यकाल 1947। अंतरिम बैठक 17 अप्रैल 1952। अंतरिम संसद के महत्वपूर्ण कार्य। अध्यक्ष, स्पीकर,
जब सभा एक विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी, तो इसका अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालवंकर करते थे। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 इसी अंतरिम संसद द्वारा किया गया था। विचार का उद्गम, एक दूरदर्शी संकल्प। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इस विचार को सर्वप्रथम उल्लेख 1922 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जिन्होंने भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं भारतीयों द्वारा करने की बात कही थी। भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। एक दस्तावेज, एक राष्ट्र का संकल्प। भारत का संविधान केवल कानून का संग्रह नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। यह दस्तावेज भारतीय स्वतंत्रता, हमारे मूल्य और हमारे सपनों को समाहित करता है। पर क्या हम इन लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस महान ग्रंथ को अपने हाथों से रचा? नींव का पत्थर, प्रशासनिक कानूनी विशेषज्ञ। संविधान के निर्माण राजनीतिक नेताओं के अलावा एक कुशल प्रशासनिक और कानूनी टीम का अथक परिश्रम था। सर BN राव, संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त, जिन्होंने कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन किया। HVR अयंगर, संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त, जिन्होंने सभा में कामकाज को सुचारू रूप से संचालित किया। LN मुखर्जी, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त, जिन्होंने अंतिम मसौदे को आकार दिया। शब्दों को गढ़ने वाला हाथ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखार, कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने संपूर्ण मूल संविधान को अपनी सुंदर प्रवाहमय इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया। यह केवल लेखन नहीं, बल्कि एक कलात्मक साधना थी। पन्नों पर भारत की आत्मा, शांति निकेतन के कलाकार। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के महान कलाकारों ने किया। उन्होंने संविधान के हर पन्ने पर भारतीय इतिहास और संस्कृति की छवियों को उड़े कर उसे एक अद्वितीय कलाकृति बना दिया। इस दल का नेतृत्व नंद लाल बोस ने किया और इसमें राम मनोहर सिन्हा जैसे कलाकार शामिल थे। प्रस्तावना, जहां हम भारत की कला का संगम होता है, संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना, कला और लेखक इस संगम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मूल प्रतियों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया और राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे ज्यामितीय सौंदर्य अलंकृत किया गया। हिंदी संस्करण, भाषा और कला की एक समय विरासत। मूल संविधान के हिंदी संस्करण को भी उतनी ही कलात्मक उत्कृष्टता के साथ तैयार किया गया। सुलेखन, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। अलंकृत, नंदलाल बोस ने इसे सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया। सभा का प्रतीक, हाथी की मुहर। संविधान सभा द्वारा हाथी को अपने प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। यह भारत की विशालता, शक्ति और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक संविधान के हर पृष्ठ पर अंकित है, जो सभा के अधिकार की पुष्टि करता है। एक राष्ट्रीय कलाकृति, भारत का संविधान केवल नियमों और अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, यह अपने सलाहकारों के ज्ञान, अपने सचिवों के परिश्रम, अपने सुलेखों की कला और अपने कलाकारों की आत्मा का एक जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे रचा